जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है। रोज अपनी क्लास लग रही है कितने बजे? 5:30 बजे, है ना। और 5:30 बजे अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट में सभी लोग बता देंगे कि सर हमारी उपस्थिति हो चुकी है। और हो चुकी है तो फिर स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और मैं बता दूं जितने भी साथी हैं, रोज 5:30 बजे अपनी ये क्लास हो रही है और दिवाली बाद से बिल्कुल स्पेशल क्लास होगी, यानी कि यहां से कोई भी स्टूडेंट ना तो गोल होगा और ना ही देर से आएगा, टाइम से आएंगे सारे लोग। और चर्यापद के रचयिता हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 80 में। चर्यापद के रचयिता कौन माने जाते हैं? सरहपा, तिलोपा, सबरपा या फिर शांतिपा? चर्यापद के बताना है आपसे। दोहा कोश नहीं पूछा है कि दोहा कोश के बताओ, आपको बताना है चर्यापद के, यानी कि प्रश्न क्रमांक 80 का आंसर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे और बोले सर सबकी चर्या एक सी नहीं होती। चर्या मतलब क्या होती है? चर्या मतलब होती है, अपन बोलते हैं ना दिनचर्या। और सबकी चर्या एक सी नहीं होती, कि होती है सबकी चर्या एक सी नहीं होती। तो चर्या से चर्यापद और सबकी नहीं होती तो चर्यापद के लेखक कौन होंगे? सरहपा की सबरपा? बोले सर चर्यापद की बात हो रही है तो सबकी चर्या एक सी नहीं होती, यानी कि सबरपा की रचना है चर्यापद। और बात करें दोहा कोश की तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के आपके रचनाकार हैं सरहपा जी, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सरहपा को, ठीक है। यह चीज आपको याद रख लेना है। और दोस्तों ये जो पा लगता है ना इनके पीछे, ये बहुत ही सम्मान सूचक माना जाता है, पा, सिद्ध साहित्य में या सिद्ध कवियों के लिए। अब आपको बताना है अवधूत मत किसे कहा जाता है? अवधूत मत का बताना है जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को या फिर नाथ संप्रदाय को? स्नेहा जी, रेवाटी, रीनू, निकिता जी, अवधूत मत किसे कहा जाता है? तो चार विकल्प हमारे सामने हैं। 81 का आंसर हमें चयन करना है, अवधूत मत बताना है। और आपका सही आंसर निकिता जी बताएं। अच्छा नितिका जी हैं, नितिका तनवर, 81। और 81 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी गुड आंसर। बोले सर अवधूत मत कहा जाता है नाथ संप्रदाय को, है ना, नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो अवधूत मत इसे कहा था, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत इसे कहा, है ना। और आपको पता होगा कि जो नाथ संप्रदाय है, सबसे पहले दोस्तों मच्छेंद्र नाथ, है ना, मच्छेंद्र नाथ के शिष्य कौन थे? पहले कौन माने जाते हैं? आदिनाथ, है ना, ये आदिनाथ होते हैं। लेकिन उसके बाद मच्छेंद्र नाथ और फिर यहां पर आते हैं दोस्तों गोरखनाथ, है ना। आपको पता होगा कि जो मच्छेंद्र नाथ हैं इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, मच्छेंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, है ना, मच्छरनाथ, इस प्रकार से अलग अलग। और इनके शिष्य कौन? गोरखनाथ, ये भी याद रख लेना। रोमा जी यहां पर जो मच्छेंद्र नाथ हैं इन्होंने काय की थी? योग मार्ग की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? मच्छेंद्र नाथ ने। लेकिन इनका क्या हुआ? ये योग और योगिनियों के माया जाल में फंस गए थे। कौन? मच्छेंद्र नाथ। तो इनको माया जाल से किसने इनका उद्धार करवाया? गोरखनाथ ने। तो यहां पर पूछा जाता है कि शुद्ध योग मार्ग का जो प्रवर्तन किया वो गोरखनाथ ने किया, इसलिए नाथ पंथ का हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ को ही माना जाता है। अब आप याद रख लेना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है तो माने जाते हैं गोरखनाथ। इनको याद रखेंगे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत किसका माना जाता है? ये हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 82 में। और 82 का राइट आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 82, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो आपको इसमें थोड़ा सा गौर करना है। बोले जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा पंक्ति को पढ़ना है तो गौर करना है, गौर करना है। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी?
गोरखनाथ की। गौर से पढ़ना है दोस्तों, गौर से धर्मवीर जी। ए नंबर गोरखनाथ आपका बिल्कुल सही होगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी, ए नंबर, ठीक है। और 82 का डी नहीं बताना, जोई जोई पुंडे सोई ब्रह्मांडे, ए नंबर है धर्मवीर। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? 83 का बताना है, गोरखनाथ के गुरु का बताना है सुनील शर्मा जी। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जलंधरनाथ, मथेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ या फिर चरपटनाथ? और आपको पता है कि जो गोरखनाथ थे नाथ पंथ के प्रवर्तक थे, ठीक है, और इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? मथेंद्रनाथ। 83 का आपने चयन किया है कि सर इनके गुरु का नाम था मथेंद्रनाथ, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, इन्हें मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है। और दोस्तों इनका जो उद्धार किया था वो गोरखनाथ ने किया था। भाग मच्छंदर गोरख आयो, एक इनकी एक युक्ति प्रचलित है कि भाग मच्छंदर गोरख आयो, मच्छेंद्रनाथ के लिए, ठीक है। गोरखनाथ को पृथ्वी के समय, पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 84 गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन से हैं? 84 का आपको चयन करना है। और 84 का आपका सही आंसर क्या होगा? गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है, इसका उत्तर हमें चयन करना है। तो निकिता और रेवाठी प्रश्न क्रमांक 84 में कौन बताएगा ऐसा गोरखनाथ को पृथ्वी राज के समय का? और यहां पर आपका सुनील जी उत्तर होगा सी नंबर। सी नंबर होगा, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले जो हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। देखो जब आपसे कभी प्रश्न ना बने और इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि ये कथन किसका है, वो कथन किसका है, तो तुक्का भी आपको रामचंद्र शुक्ल ही लगाना है। तुक्का भी जब लगाओ तो शुक्ल लगा के आना, क्योंकि अधिकांश परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं शुक्ल जी के आते हैं, है ना। अगर जब कभी पता ना हो कि ये किसका है और कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो शुक्ल को ज्यादा प्रयक्ता आपको देना है। तो सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? वारकरी संप्रदाय सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, लोक साहित्य से, या इनमें से कोई नहीं। 85 वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? आपको पता है दोस्तों कि दक्षिण से जब भक्ति धारा प्रवाहित हुई 7वीं से 9वीं शताब्दी में, दक्षिण से जब 7वीं से 9वीं शताब्दी में भक्ति धारा प्रवाहित हुई, तो यहां पर जो भक्ति धारा प्रवाहित करने का श्रेय था वो आलवार भक्तों को था, है ना। आलवार भक्तों में एक महिला थी आंडाल, और आपको पता है कि आलवार पूछा जाता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आपको बताना है 12 है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों जो आलवार थे ये वैष्णव भक्त थे। आलवार क्या थे? वैष्णव भक्त थे। और यहीं पर थे नयनार, नयनार जो कि दोस्तों नयनारों की संख्या थी 63, लेकिन ये शैव मत थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में जो भक्ति धारा प्रवाहित हुई थी उसमें जो नयनार थे ये किसके भक्त माने जाते हैं? तो ये शैव भक्त माने जाते हैं नयनार, जिनकी संख्या 63 थी, और आलवारों की संख्या कितनी थी? 12, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा गया वारकरी संप्रदाय, तो ये वारकरी जो संप्रदाय है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया गया 85 प्रश्न में, और आपने बता दिया कि सर ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, ये माने जाते हैं पुंडलिक। कौन माने जाते हैं? पुंडलिक माने जाते हैं। इनको याद रख लेना, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक। और इसी में हुई है कौन? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर भी हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर। नामदेव भी हुए हैं, है ना। ये भी आपको पता होनी चाहिए, कहीं कहीं आपको ज्ञानेश्वर भी मिला होगा वारकरी संप्रदाय का, लेकिन वारकरी संप्रदाय के पुंडलिक माने जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। और कभी ऑप्शन में अगर पुंडलिक ना मिले तो आपको ज्ञानेश्वर लगा के आना है, ठीक है। ये आपको क्लियर है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? 86 का चयन करना है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान पूछा गया यहां पर, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना,
86 का आंसर आपको बताना है। दोस्तों अगर प्रथम स्थान की अगर बात होती, बिल्कुल सही कमलेश जी, अगर प्रथम स्थान की बात होती तो आप सरहपा लगाते, लेकिन यहां पर सर्वोच्च स्थान की बात हुई है, सर्वोच्च स्थान की, तो आपको लगाना है लुइपा। लुइपा का दोस्तों 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान था, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर प्रथम स्थान पूछा जाता है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर्वोच्च स्थान और प्रथम स्थान, है ना। राहुल सांकृत्याय ने सरहपा को सिद्धों में प्रथम स्थान दिया है, तो उनको प्रथम स्थान माना जाता है, लेकिन अगर उच्च स्थान सर्वोच्च स्थान पूछा जाए तो लुइपा, लुइपा लगा के आना, ठीक है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? संधा नाम किसने दिया? 87 का बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, संधा या फिर संध्या यानी कि 87 किसने दिया? 87 का आंसर चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अगर आपने आदिकाल के वीडियो देखे हैं तो एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा कि सिद्ध कवियों की भाषा को जो संधा नाम दिया है वो किसने दिया है। अच्छा, एक बात सभी लोग कमेंट में लिखना, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐप पर जुड़े हैं और उन्हें ऐप वाला कोर्स नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, वहां पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे कौन से साथी हैं और कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा जो कहा है वो कहा है किसने? नितिका जी, रेणु जी, किसने कहा है? अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने। किसने? अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने। अब यहां पर आपको संधा, संधा से क्या लग रहा है? संधा से ऐसा नहीं लग रहा, साधु, साधु की संधा, है ना, या फिर सिद्ध या संधा साधु। तो दोस्तों कोई ऐसे होंगे जो साधु मुनि होंगे, साधु मुनि होंगे, है ना, संधा, और ये सिद्ध, सिद्ध की बात हो रही है तो कोई ऐसा मुनि ही होगा, कोई साधु ही होगा। तो ये अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने दोस्तों इसे संधा नाम दिया, इसको याद रखेंगे। कभी कभी संध्या भी आता है, ठीक है। यहां पर देखो, अभिमान मेरु किसे कहा गया है ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 88 का आपको बताना है। रेणु जी, आपने ऐप में वो कोर्स लिया है क्या? रेणु जी, 88 का आपको बताना, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? पुष्पदंत, मेरुतुंग, देवसेन या फिर स्वयंभू। अभिमान मेरु आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 88 और 88 में आपका अभिमान मेरु बताना है, अभिमान। और आपको पता है दोस्तों कि जो पर्वत ऊंचे होते हैं, जो मेरु ऊंचे होते हैं, उन्हें अभिमान हो जाता है। जो पर्वत ऊंचे होते हैं अभिमान हो जाता है ना। तो जल्दी से बताओ, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर अभिमान मेरु जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? पुष्पदंत को। पुष्पदंत यानी कि आपका 88 का ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु, पुष्पदंत को यहां पर आप क्लियर कर लेना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले मेरु नहीं लगाना, इसको पुष्प लगाना है, अभिमान मेरु पुष्पदंत, ठीक है। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि बताना है। संजय जी, ये मेरुतुंग नहीं लगाना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेरुतुंग, पुष्पदंत लगाना है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। प्रथम जैन कवि कौन है ये आपको बताना है। प्रथम जैन कवि 89, देवसेन, धनपाल, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। आपको 89 का उत्तर बताना है। 89 प्रथम जैन कवि कौन माने जाते हैं? प्रथम जैन कवि सभी लोगों को चयन करना है। तब यहां पर आपका 89 का बिल्कुल सही आंसर होगा देवसेन। देवसेन यानी कि जो आपका ए नंबर है, प्रथम जैन कवि माना जाता है देवसेन को। प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? देवसेन को माना जाता है, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। अब प्रबंध चिंतामणि आपको चयन करना है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार कौन है? प्रथम प्रबंध चिंतामणि
90 का आंसर बताएंगे सभी लोग। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना इस वाले में 88 वाले में, क्योंकि मैंने देखा है अधिकांश पुस्तकों में क्या मिलेगा आपको, अब मेरु तुंग भी मिल जाता है ना, बहुत सारी पुस्तकों में मेरु तुंग भी दिया है, तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां आपको पुष्पदंत ही लगाना है। ठीक है निकिता जी, यहां मेरु तुंग को नहीं लगाना, यहां पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा था, है ना, तो ए नंबर आपको अब सुधार लेना है, मेरु तुंग नहीं लगाना इसको, है ना। प्रश्न क्रमांक 88, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में ये मेरु तुंग भी दिया है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि पुष्पदंत ने स्वयं को कहा था मेरु तुंग, अभिमान मेरु। ठीक है पुष्पदंत, तो ये आपको ए नंबर बिल्कुल सही हो जाना। और मैंने याद भी करवाया था कैसे कि पुष्प क्या होता है, भगवान पर भी चढ़ता है और जहां देखो वहां चढ़ता है, तो कभी कभी इसको अभिमान हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो प्रथम जैन कवि कौन है ना, 89 का बताना है। 89 का आंसर क्या होगा, देवसेन हो गया। प्रबंध चिंतामणि की बताना, 90 बताना, 90 प्रबंध चिंतामणि। ये प्रबंध चिंतामणि जो है, इसके जो रचयिता है साथियों प्रबंध चिंतामणि के, वो कौन है, मैंने आपको बताया था कि मेरु जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, इनका क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। काय का, मेरु का, पर्वत का प्रबंध। बोले सर मेरुओं का प्रबंध करना है, तो प्रबंध की चिंता है मेरु तुंग को, प्रबंध की चिंता है मेरु तुंग को, या फिर मेरु यानी कि पर्वत, इन पर्वत की चिंता हमें करना है प्रबंध की। तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता मेरु तुंग है। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड रोमा जी, बी नंबर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, किसी को कोई अगर डाउट लगे तो वो बताते जाना। ठीक है, संजय यादव जी, स्नेहा जी, अगर कहीं आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो बताते जाना। क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है बट बहुत अच्छे हैं। तो आपको 91 का बताना है, 91 का कुमारपाल प्रतिबोध। और आपने देखा होगा कि आजकल के जो कुमार होते हैं, आजकल के जो अपन बोलते हैं ना कुमारे होते हैं, अधिकांश कुमारे बोले सर सोमरस का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, कौन, कुमार लोग। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन होंगे, सोमप्रभ सूरी। आपने सुना होगा ना सोमरस, ग्रंथों में मिलता है सोमरस, है ना। तो आजकल के सोमरस अधिकांश कुमार क्या कर रहे हैं, कुमार सोमरस का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है, 92 का आंसर बताना है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है तो कब से, 92 किससे माना जाता है, मतलब दोहा काव्य का। सुनील शर्मा क्यों नहीं जुड़ पा रहे ऐप से। और अपभ्रंश में दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योग सार से, परमात्म प्रकाश तथा योग सार से दोहा काव्य का आरंभ माना जाता अपभ्रंश में। और आपने देखा होगा कि जो अपभ्रंश जो दोहा है दोस्तों, दोहा ये हमने देखा है कि भगवान से संबंधित, जैसे रामचरितमानस के दोहा सबसे प्रसिद्ध है। बोले सर रामचरितमानस के दोहा सबसे प्रसिद्ध हैं, और ये दोहा बोले उसमें परमात्मा के दोहा दिए हैं, परमात्मा के दोहा दिए हैं। तो परमात्म प्रकाश तथा योग सार से दोहा काव्य का आरंभ होता है अपभ्रंश में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा सा जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो हम जब अपनी लगभग 16 या 17 तारीख से जो अपनी स्टार्ट होने वाली है क्लास, उसमें अपन बिल्कुल शुरुआत से और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। 93 रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है, रेवंत गिरिराज के रचयिता उद्योतन सूरी, जिनप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी या फिर विजयसेन सूरी, यानी कि रेवंत गिरिराज के रचयिता बताना है। और दोस्तों अपन को अध्ययन निरंतर करना है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्लासें जितनी हो सकेंगी मैं उतनी करवा के दूंगा। दिन भर क्लासें अगर चलाना पड़े तो वो भी चलाऊंगा, लेकिन आप लोग बस तैयार रहे पढ़ने के लिए। रेवंत गिरिराज के रचयिता बताना है उद्योतन सूरी,
जिनप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी या फिर विजय सेन सूरी। और 93 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेवंत गिरी। मैंने याद करवाया था इसको, कैसे करवाया था? रेवंत गिरी, हमें रेवंत गिरी पर क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। रेवंत गिरी पर हमें विजय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त। और डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर, रेवंत गिरी पर विजय प्राप्त करनी है। और विजय सेन सूरी इसके रचयिता होंगे। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? 94 का आंसर आपको चयन करना है, 94। और आपका बिल्कुल सही, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो वो किया है साथियों व्याकरणिक। आपको पता है कि ये आपको 94 का बताना है। मनीष जी, वो मैंने डेमो डाला था, ऐसे ही मैं टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं और वो डेमो मैंने डाल दिया था कि कैसे इसको अटेंड कर रहे हैं बच्चे। एक टेस्ट सीरीज का मैं निर्माण करूंगा जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आप लोग इसमें बता देना कि उसको कैसे रखना है, प्राइज कितनी रखनी है, आप लोगों के लिए कितनी रखनी है और लोगों के लिए कितनी रखनी है, आप लोग बता देना डिसाइड करके। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? आप लोगों से कुछ अलग बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, इतना आप लोग दे देना कि उसका जो बनवा रहे हैं अपन, उसका बस चार्ज निकल आए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। 94 का आप लोग बता देना यहां पर कि हेमचंद्र, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो हेमचंद्र व्याकरणाचार्य माने जाते हैं हेमचंद्र, काय के? अपभ्रंश के हेमचंद्र, ठीक है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। तो बताना है आपको, यहां पर एक प्रश्न भी गड़बड़ हो गया है। देखो ये जो इनकी हेमचंद्र की दोस्तों शब्दानुशासन है, शब्दानुशासन, इसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहा जाता है। कभी कभी शब्दानुशासन भी पूछा जाता है ना? तो उत्तर यहां पर बी नंबर सही हो जाएगा। इसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहा जाता है, कभी कभी शब्दानुशासन भी आपको मिल जाता है। तो उत्तर में आपको क्या लगाना है? हेमचंद्र। और ये अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं हेमचंद्र जी, ठीक है। तो बी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। और आसुग नहीं, आसगु कवि की रचना है, तो कौन सी है? मैंने आपको कई बार याद करवाया है। कैसे याद करवाया है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें चंदन की आस रहती है, चंदन की आस रहती है कि पंडित जी हमें चंदन लगा दें। काय की आस रहती है? चंदन की आस। बोले सर चंदन की आस है। और आसगु कवि की रचना भी कौन सी होगी? कौन सी होगी? चंदन वाला रास। चंदन वाला रास रेवाठी जी नेमिनाथ रास क्यों बोल रहे? स्थूलभद्र भी नहीं बोल रहा है। हमें आस है चंदन की, हमें आस है चंदन की, तो चंदन वाला रास, चंदन वाला रास यानी सी नंबर आपका चंदन वाला रास बिल्कुल सही होगा। नायिकाओं का नक्शे वर्णन मिलता है, वो आपको बताना है। मैं दोस्तों टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तैयार करूंगा, है ना, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के भी होंगे और हिंदी साहित्य के भी होंगे, ठीक है। तो ये नायिकाओं का नक्शे वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? अध्यायमाणकृत संदेश रासक में, असाहित्यकृत हंसावली में, कुशल लाभकृत ढोला मारूरा दुहा में, या रोड़ाकृत रावर बेल में। तो ये 97 नायिकाओं का नक्शे वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? प्रश्न क्रमांक 97। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि नक्शे वर्णन की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? वेरी गुड रेणु जी, नक्शे वर्णन की शुरुआत जो हुई है वो हुई है कहां से? रोड़ाकृत रावरबेल, ठीक है। तो रोड़ाकृत रावलवेल से हुई है, रोड़ाकृत रावलवेल से। कंफ्यूजन कहां हो रहा रेवाटी जी? शेयर करो ना, जहां कंफ्यूज हो रहा वहां शेयर करो। नायिकाओं का नक्शे वर्णन मिलता है तो रोड़ाकृत रावरबेल में, ठीक है। तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, रावलवेल में। ये शिलांकित कृति मानी जाती है रावलवेल। कभी कभी ऐसा भी आता है दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सी शिलांकित कृति है? तो ये रावलवेल शिलांकित कृति है और ये गद्य पद्य में लिखी गई है, गद्य और पद्य में लिखी गई है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है इस रावलवेल को, है ना।
आप सभी को पता होगा। और ये दोस्तों नक्सिक वर्णन की परंपरा इसमें मिलती है राउलवेल में। और ये मालवा के धार में ये दोस्तों शिलांकित कीर्ति है। मालवा यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ती है मालवा, यहां पर एक शिला पर अंकित है ये राउलवेल जो रोड़ा कवि की है। ठीक है, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है तो किसमें मिलता है, ये हमें बताना है। स्नेहा जी, मोनिका, संजय यादव जी, ये अपनी वैसी क्लास चल रही है दोस्तों। यहां आपके जो भी डाउट हो, जो कुछ भी हो, आप बाकायदा बेझिझक आप यहां पर आपने कमेंट के माध्यम से लिखें, है ना। जैसा भी आप के जो सुझाव है, जैसा भी हो, वो सारी चीजें, इसलिए कम लोगों की जो क्लास होती है इसलिए होती है कि आप अपने कमेंट को अच्छे से रख सकें, है ना, अपनी बात को रख सकें और आपका जो कंफ्यूजन है वो आप बता सकें। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है तो बताना है कब मिलता है। रेवाठी जी, अब नेट का मैंने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करवाई किसी के लिए, लेकिन नेक्स्ट जो अपना एग्जाम नेट का होगा उसके लिए भी आप प्रेपर रहेंगे, उसके लिए मैं भी तैयारी करवाऊंगा बहुत अच्छे से। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है तो किसमें मिलता है, डिंगल और पिंगल, ये आदिकाल की दो शैलियां थी दोस्तों, डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो 98 का आपको चयन करना है यहां पर। और डिंगल का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये मैंने आपको बताया है कि राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। यानी कि जो एक नंबर है डिंगल का वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर आपका राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में सबसे पहले डिंगल का प्रयोग मिलता है। ठीक है, डिंगल का है, अच्छे से देख के आना सभी लोग, और फिर वो देख के आना, फिर अपन तैयारी करेंगे अच्छे से, है ना। सिद्धसेन कृत बिलास वही कहा किस कोटि का काव्य है, सिद्धसेन कृत बिलास वही कहा किस कोटि का काव्य है, कृष्ण काव्य है, वीर काव्य है, प्रेम कथा काव्य है, या फिर भक्ति काव्य है। सिद्धसेन कृत बिलास वही कहा किस कोटि का काव्य है, ये आपको बताना है। 99 में जब आप चयन कर रहे हो तो आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा विलास वही कथा, विलास वही कहा, ये किस काव्य से संबंधित होगी, ये होगी किससे संबंधित, प्रेम कथा काव्य से ये विलास वही कहा संबंधित है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सिद्धसेन कृत बिलास वही कहा। ये प्रश्न थोड़े से कठिन आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब एक दो बार इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आने लगेंगे, है ना। रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 100। रोमांटिक महाकाव्य आपको बताना है धनपाल कृत भविष्यत कहा, रोड़ा कृत राउलवेल, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, या फिर दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रचरण। यानी कि 100 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। और रोमांटिक महाकाव्य आपको बताना है, तो मैंने आपको याद करवाया था, क्या याद करवाया था कि जो भविष्यत कहा रचना है, जो भविष्यत कहा कथा कभी कभी पूछा जाता है कि भविष्यत कहा रचना के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होगा, बोले सर हम भविष्य के लिए धन का संचय कर रहे हैं, भविष्य के लिए हम धन का संचय कर रहे हैं। तो यहां पर जो रोमांटिक महाकाव्य है वो कौन सा है, धनपाल कृत भविष्यत कहा। और यहां पर दोस्तों हम भविष्य का संचय कर रहे हैं, ये धनपाल का है ना। और धन अगर आपके पास है तो आप रोमांटिक जीवन भी जी सकते हैं, लेकिन धन होना चाहिए, धन नहीं है तो आप रोमांटिक जीवन नहीं जी पाते, है ना। तो ये रोमांटिक महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है ना। ये भी याद रखना, रोड़ा की राउलवेल है, अब्दुल रहमान की संदेश राशक है, जिसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश राशक को। ठीक है, दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य है तो कौन सा है, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, या फिर पदावली। यानी कि 101 का आंसर आपको बताना है दोस्तों कि ऐतिहासिक चरित्र काव्य कौन सा है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य बताना है तो कौन सा है, पताका या फिर लता। तो वेरी गुड आंसर नितिका जी कि
ऐतिहासिक जो चरित्र काव्य माना जाता है, ऐतिहासिक जो चरित्र काव्य माना जाता है वो माना जाता है कौन सा? कीर्तिलता। कौन सा माना जाता है? कीर्तिलता। ठीक है, ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, कीर्तिलता बी नंबर। ठीक है, ये ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। बोले हमारी कीर्ति में लात मत मरवाना, हमारी कीर्ति इतनी है, मेरी अपन बोलते ना यार हमारी बेइज्जती मत करवा देना, है ना, तो हमारी कीर्ति में, हमारी ऐतिहासिक जो कीर्ति है उसको बोले लात मत मरवाना। तो ये लता है, लता है, और ऐतिहासिक चरित्र काव्य में लताएं खिलती हैं, ऐसे भी याद कर लो, ऐतिहासिक चरित्र काव्य में लताएं खिलती हैं, लताएं, ऐतिहासिक चरित्र काव्य में लताएं खिलती हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, लताएं। और यहां पर देखो दोस्तों कि जो कीर्ति पताका है और जो कीर्ति लता है, ये याद रखेंगे कि ये क्या है? अबहट्ट में है, ये अबहट्ट में दोनों, ये मैथिली में है, पदावली ये मैथिली में है, ये याद रखेंगे, पदावली मैथिली में और कीर्ति पताका ये अबहट्ट में और कीर्ति लता ये भी अबहट्ट में। ठीक है, ये पूछी जाती है कि कौन सी रचना अबहट्ट में है, विद्यापति की कौन सी रचना अबहट्ट में है, और ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति जी की। तो इनको हमें याद रखना, दो तीन रचना को। ठीक है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? चंपू काव्य कृति बताना है किसकी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या फिर श्रापकाचार। तो आदिकाल की चंपू काव्य अभी अपन ने पढ़ा था कि सर गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि नक्सिक वर्णन जो मिलता है वो राउलवेल में मिलता है, और ये गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, ये रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, तो आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है राउलवेल। कौन सी मानी जाती है? राउलवेल। यानी आपका उत्तर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय जी वेरी गुड आंसर, बी नंबर, राउलवेल आपका बिल्कुल सही है, और ये रोड़ा कवि की रचना है, ये भी याद रख लेना। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है? सभी को याद रख लेना है। रोज अपनी क्लास हो रही है 5:30 पर, 5:30 पर हो रही है। ठीक है, और मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि आप लोग सबसे पहले जो रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर हैं उनको पूरा कंप्लीट करते जाएं, पढ़ते जाएं। भक्ति काल के भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, है ना, 4था वीडियो आने वाला है। शिलाओं पर लिखा हुआ जो काव्य है वो काव्य कौन सा है यहां पर बताना है। स्नेहा जी वेरी गुड, धर्मवीर जी, मोनिका जी 104 नहीं 103 का बताना है पहले, 103 का राउलवेल। ठीक है, राउलवेल इस शिलांकित कृति मानी जाती है। ठीक है, 63 सलाह का पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है तो किसमें हुआ है? 63 सलाह का पुरुषों का जीवन का जो वर्णन है वो किसमें है? बहुत बढ़िया ये रचना है दोस्तों, 63 सलाह का पुरुषों का। ये मैंने बताया भी है कि 63 सलाह का पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ है, और यहां पर देखते हैं कौन सही आंसर बता रहा है। 104 का आंसर सोनू सिंह जी 104 में बताना है। 63 सलाह का पुरुषों का जो वर्णन हुआ है, हाँ सी नंबर, वेरी गुड, ये महापुराण में हुआ है। 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन ये महापुराण में हुआ है। ये पुष्पदंत का महापुराण है, पुष्पदंत का महापुराण है ना, ये भी याद रख लेना। पुष्पदंत की ये रचना है महापुराण, और इसमें 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन हुआ है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? अब यहां पर आया है दर्शन, और दर्शन आप किससे करोगे? नाक से करोगे कि आंख से करोगे? दर्शन आप किससे करोगे? नाक से या फिर आंख से? अब आपको ही चयन करना है, आपको चयन करना है उत्तर। मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दी है 105 में कि साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। ये बहुत ही इतिहास ग्रंथ माना जाता है साथियों। और बोले सर हम अपनी लोचन से दर्शन करेंगे। कैसे? लोचन यानी कि आंख, और आंख से हम दर्शन करेंगे। तो उत्तर भी सभी ने बताया कि नलिन विलोचन, लोचन शर्मा, लोचन हम कैसे दर्शन करेंगे? लोचन से। तो नलिन विलोचन शर्मा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर, है ना। और यहां पर आते हैं कि इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है?
दोस्तों आपने पढ़ी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास लेखन की पद्धतियां कितनी हैं, तो पद्धतियां कौन सी हैं? 4 पद्धतियां हैं। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मानी जाती हैं दोस्तों। अब आपको बताना है अब विकसित पद्धति कौन सी है, 106 में उत्तर बताना है। और दोस्तों सबसे पहले जो आती है वो आती है कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, फिर आती है काल क्रमानुसार पद्धति, जो अपने गार्सा तासी है इनने वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया। फिर आती है काल क्रमानुसार पद्धति, है ना, फिर आती है वैज्ञानिक पद्धति, और फिर आती है दोस्तों आपकी कौन सी? विधेयवादी पद्धति, है ना। तो इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां, ठीक है। और सबसे अविकसित जो पद्धति मानी जाती है वो मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति यानी बी नंबर यहां पर वर्णानुक्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समाजशास्त्रीय नहीं लगाना है, ये वैज्ञानिक के अंतर्गत ही आ जाएगी, है ना। तो ये वर्णानुक्रम जो पद्धति है ये सबसे अविकसित मानी जाती है। विधेयवादी, काल क्रमानुसार या फिर वैज्ञानिक पद्धति, ये इनसे अच्छी मानी जाती है, विकसित मानी जाती हैं। लेकिन ये वर्णानुक्रम अविकसित है। गार्सा तासी ने इसी वर्णानुक्रम का प्रयोग किया। इसमें वर्णानुक्रम यानी कि अंग्रेजी के शब्दों को, जैसे अपन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ए वाले बच्चों को पहले रखते हैं, फिर बी वाले बच्चों को रखते हैं, फिर सी वाले बच्चों को रखते हैं, ये वर्णानुक्रम है। तो ये पद्धति को गार्सा तासी ने अपनाया और ये अविकसित मानी जाती है वर्णानुक्रम, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। हाँ, डी तो है नहीं, ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आती है, समाजशास्त्रीय, है ना। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? चरित्र काव्य 107 का आंसर बताना है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य? आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? 107 का आंसर चयन करना है। और यहां पर जल्दी से, बिल्कुल सरल आंसर है और आपको चयन करना है। सुनील जी, देखते हैं कौन सही उत्तर बताता है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। क्या आया है? जैन साहित्य। आदिकाल में सर्वाधिक चरित्र साहित्य जो लिखे गए वो जैन साहित्य लिखा गया दोस्तों, ठीक है। इनको याद रखेंगे और यहां से आगे बढ़ते हैं कि पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? एक कवि की उक्ति बतानी है दोस्तों। यहां पर आया है कहानी, यहां पर क्या आया? कहानी। और पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य, ये पंक्ति नरपति की है, विद्यापति की है, जगनिक की या फिर चंद्रबरदाई की? ये आपको चयन करना है यहां पर 108 में। और 108 में आपको पता है दोस्तों, ये जो कहानी है ये अभट्ट का माना जाता है। कहानी जो शब्द आया यहां पर, ये अभट्ट में प्रयोग होता है। और अभट्ट में रचनाएं किसकी हैं? अभट्ट में किसने रचना लिखी है? बोले सर अभट्ट में तो यहां पर देखें तो विद्यापति ने लिखी है। तो ये कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य, ये विद्यापति की पंक्ति होगी, क्योंकि विद्यापति ने 2 रचनाएं अपनी कीर्ति लता और कीर्ति पताका अभट्ट में लिखी है, अभट्ट में, है ना। ये भी याद पूछ रखना। और एक कहानी वाली आप कॉमन सेंस लगा के बी लगा देना, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यानी कि 109 और 109 में आपने चयन किया है कि विश्व में अतीत को याद किया जाता है। हाँ, वेरी गुड, कीर्ति लता को कहानी कहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है। और बोले सर विश्व में अतीत को याद रखते हैं लोग, अतीत को याद रखते हैं, है ना। तो अतीत जो है हिंदी साहित्य का अतीत, वो किसकी हो जाएगी? सी नंबर। वेरी गुड धर्मवीर जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी साहित्य का अतीत। और विश्व में अतीत को याद रखते हैं लोग, विश्व में अतीत को याद रखते हैं तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद, और अतीत को याद रखते हैं तो हिंदी साहित्य का अतीत, ये विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है, ये ग्रंथ इन्हीं का है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आईएमपी लगा लेना। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? आईएमपी लगाओ, एग्जाम कोई भी हो इंपॉर्टेंट लगा लो। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी?
110 में आपको चयन करना है और यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया। किसी का आंसर गलत नहीं आने चाहिए, सभी के आंसर मैं देखना चाहता हूं, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बिल्कुल सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बोले सर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। ये कई बार पूछा गया है ना, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल देना। स्वयंभूकृत पयमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है, स्वयंभूकृत पयमचर्यु की विषय वस्तु चयन करना है। और दोस्तों आपको पता है कि जो स्वयंभू हैं अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है, इनका जो ग्रंथ है महाकाव्य है वो पयमचर्यु है, ठीक है। और पयमचर्यु दोस्तों राम कथा पर आधारित है, राम काव्य पर आधारित है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी आपको याद रख लेना है। पूछा जाता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो माना किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने, ये भी याद रख लेना। और इनका जो पयमचर्यु है वो राम कथा पर आधारित है, राम कथा, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अपभ्रंश का आदि कवि कौन है, अपभ्रंश का आदि कवि आपको बताना है विद्यापति हैं, चंद्रवरदाई है, या फिर जोइंदु, या फिर स्वयंभू है। अपभ्रंश का आदि कवि कौन सा माना जाता है, आदि कवि या फिर प्रथम महाकवि। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं आपसे तो आपको उत्तर भी लगाना है दोस्तों, क्या लगाना है, स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का आदि कवि कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं, स्वयंभू, यानी डी नंबर स्वयंभू को याद रखना दोस्तों। स्वयंभू से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, स्वयंभू जी से, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। और हमने पढ़ा है दोस्तों 113 जब हम आदिकाल में पढ़ रहे थे तो हमने आपको आदिकाल की गद्य रचनाएं पढ़ाई थी, आदिकाल का गद्य साहित्य, आदिकाल का लौकिक साहित्य, इनको पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप उत्तर गलत नहीं बताओगे और मैं समझ जाऊंगा इस प्रश्न के बाद कि आपने जो आदिकाल के अपने वीडियो डले हैं उनको देखा ही नहीं है। तो जल्दी से चयन करें कौन कौन बता रहे हैं। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, और चयन करें सभी लोग, कौन सा माना जाता है। स्नेहा जी, नितिका जी, सभी लोग कमेंट लिखेंगे एक एक करके, लिख दिए सभी लोगों ने। इसका उत्तर सही है दोस्तों कुबलय माला। कौन सा है, कुबलय माला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुबलय माला बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों कौन सा, कुबलय माला। कुबलय माला याद रख लेना, कुबलय माला कहा है ना, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपको संदेश राशक की रचयिता बताना है। संदेश राशक के रचयिता कौन माने जाते हैं, संदेश राशक के सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 113 में आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। संदेश राशक की रचयिता अब्दुल रहमान है, कौन है, अब्दुल रहमान, यानी सी नंबर, ठीक है। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि राउल बेड भी गद्य रचना है, गद्य पद्य में मिश्रित है ना। और यहां पर भविष्यत कहा और एक कुबलय माला, ये भी रचना कैसी है, गद्य पद्य मिश्रित है। चूंकि प्रश्न कैसा पूछा गया था, प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीन कौन सा है, कुबलय माला। और ये उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है ना, ये इसको याद रखेंगे, कुबलय माला उद्योतन सूरी, ये प्राचीनतम ग्रंथ गद्य ग्रंथ है, इसको याद रखो। संदेश राशक की रचयिता अब्दुल रहमान, संदेश राशक की रचयिता अब्दुल रहमान। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न।
ये बताना है संदेश राशक किस प्रकार का काव्य माना जाता है। 115 में आपको चयन करना है और यहां पर संदेश राशक की बात आई है तो ये कैसा है। मैंने आपको याद करवाया था ट्रिक से, कैसे याद करवाया था कि संदेश कभी कभी बोले सर संदेश क्या होता है, क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। कभी कभी संदेश खंडित हो जाता है, जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाता। क्या हो जाता है, संदेश खंडित हो जाता है, संदेश के खंड खंड हो जाते हैं। आप जब हमें संदेश भेजते हो तो एक एक करके खंड खंड में भेजते हो कि नहीं भेजते, भेजते हो। सर मेरा नाम ये फलाने ठिकाने हैं, संदेश पहले भेज दो सर, फिर मेरा, फिर खंड में नाम, ये खंड खंड में आप संदेश भेजते हो। तो संदेश राशक क्या होगा, खंड काव्य होगा कि महाकाव्य, नहीं होगा ना, तुम आप लोग सभी करते हो ये संदेश खंड खंड में, तो खंड काव्य यानी डी नंबर, ये संदेश राशक खंड काव्य है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है, कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है। 116 और 116 में आपका सही आंसर होगा अपभ्रंश से प्रभावित है तो कौन सा है। एक ग्रंथ है 116 में नित्तिका जी, कौन सा है, शालिभद्र सूरी का, शालिभद्र सूरी का एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित माना जाता है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित माना जाता है और सी नंबर आपका सही होगा। और ये को पता है कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है दोस्तों, ये शालिभद्र सूरी की रचना है, ये भी आपको याद रख लेना। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी याद रखोगे। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी मानी जाती है। 117 का चयन करना है तो कौन सी मानी जाती है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त। तो आपको पता होगा कि हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है। ये वर्ण रत्नाकर, वर्ण पढ़ना है हमें काय में, ज्योति में, वर्ण पढ़ना है ज्योति में, तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ना। श्रावक बन के हमें देव के पास जाना है तो ये देवसेन की रचना है ना। लेकिन अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त ना तो ए है, ना ए है, ना ए है, कौन सी है, खुमाण रासो। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है, किसकी है, दलपति विजय की, यानी कि ये दोस्तों अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। और डी नंबर आपने बिल्कुल सही है, खुमाण रासो दलपति विजय। मैंने याद करवाया था कि खुमाण से बनेगा गुमाण, खुमाण बोले गुमाण हो गया है, कोई अगर दल का पति बन जाए, कोई दल का पति बन जाए तो खुमाण हो गया, खुमाण है ना, गुमान हो गया। अपन बोलते ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, वो एक वाला गुमान है, ये गुमान हो गया, कोई अगर दल का पति बन गया तो ये खुमान से बनेगा खुमाण रासो और ये दलपति विजय की रचना हो जाएगी। तो इनको याद करेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। थोड़ी सी कठिन अगर जिसको भी प्रश्न लग रहे हो वो याद हो जाएंगे, अपन एक दो बार जब पढ़ेंगे रिपीट करेंगे है ना, तब वो हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, और एक बार पढ़ना नहीं कहलाता। एक चीज को जब आप कई बार पढ़ोगे तब वो याद होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अपन ने इतना अध्ययन किया आदिकाल के बारे में। कुछ प्रश्न आपको कठिन जरूर लगे होंगे, कुछ प्रश्न आपको सरल लगे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं यही निवेदन करूंगा भाई साहब कि जितने भी साथी कोर्स ले चुके हैं वो अपने वीडियो को क्या करें, अपने वीडियो के जो है उसमें वो देखें, पहले उन वीडियो को जरूर देख लें, एक मूड बना लें, उन वीडियो को पूरा देखें आप कंप्लीट। जब हम आदिकाल यहां पढ़ते हैं तो उन वीडियो को एक बार देखो, तो आप देखो, और 2-3 वीडियो और निचोड़ वीडियो आएंगे तो उससे और आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने ले लिया है और जो पहले से ज्वाइन मेंबर हैं, उन जिन लोगों ने मैसेज किया था मैंने उनका नाम डलवा दिया है, तो वो भी कोर्स ले सकते हैं ज्वाइन मेंबर का। वो आप देख सकते हैं अपने उसमें मैसेज आया होगा आपके उसमें, है ना। तो जो पहले से ज्वाइन मेंबर हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, नितिका जी, मोनिका, धर्मवीर जी, ठीक है। तो वेरी गुड। ग्रामर की क्लास हम बता देंगे साथियों, ग्रामर की क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी अपना हिंदी साहित्य चल रहा है। दीपावली के बाद अपन सब अपना सुटेबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मोनिका जी,
लाइव क्लास स्टार्ट कर दे, ऐसी वीडियो नहीं डालें। सुनील शर्मा, नितिका जी, संजय यादव, लाइव क्लास में देखो आप लोग बोल जरूर रहे हो। लाइव क्लास में वो होता है जो हम आपको देना चाहते हैं वो क्या है कि पूरा नहीं दे पाते। आप लाइव क्लास भली बोल रहे हैं, आपको अच्छी लगती होगी। अब रिकॉर्डेड क्लास वो देखो, कोई डाउट आपको लगता है तो आप लाइव क्लास में यहां आके पूछ सकते हो। जितना मैं लाइव रिकॉर्डेड क्लास में आपको दे पाता हूं, जितनी चीज मैं खुलकर आपको बोल पाता हूं, वो लाइव क्लास में नहीं होता। जब क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कि मैं उतने पूर्ण रूप से तैयार नहीं, है ना, मैं उतनी पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, तैयार नहीं रहता कि उस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से और किस प्रकार अच्छे ढंग से दें, है ना। और आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, लाइव वीडियो देखो, जितना अच्छा मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आप प्रिपेयर होकर आपको बता पाता हूं, उतना लाइव वीडियो में आपको नहीं मिल पाता। लाइव वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं बोल तो रहा हूं कि आप वहां पढ़ो, लेकिन जब लाइव वीडियो में आओ, अगर कोई डाउट लगता है, कोई पूछना चाहते हो, तो वो आप यहां पूछो कि सर मुझे यहां डाउट है, ऐसा है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो में अंतर यही होता है कि आप क्या करते हो कि आपको पूछने मिल जाता मौका कि सर ये कैसा है, लेकिन आपको मैं मौका तो दे रहा हूं कि यहां आप पूछो। नहीं मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा, वो विचार है एक कि आप ऐसा करते हो कि अच्छा रहेगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, आप लोग बोलो तो मैं लाइव क्लास वहां भी चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां मैं आप लाइव क्लास देख लेना और रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। जितना अच्छा रिकॉर्डेड क्लास में आपको कंटेंट, आपकी ट्रैक और सारी चीजें मिलेंगी, वो लाइव क्लास में उतनी अच्छी मैं प्रिपेयर नहीं हो पाता कि एक क्वेश्चन कोई भी आया और उस पर मैं पूरा जवाब आपको दे सकूं, क्योंकि आगे वाला भी क्वेश्चन होता है और आपसे बात भी करनी है, कुछ भी होता तो उतनी ज्यादा आपको वो नहीं मिल पाती जो आपको मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए अपन ने ये जो क्लास रखी, इसलिए क्लास रखी कि आप वो जो आपका कोर्स है वहां आप टाइम निकाल के और अपने मैनेजमेंट से पढ़ो। मैनेजमेंट से जब आप पढ़ोगे, अपने अनुसार पढ़ोगे, तो आपको वहां बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। और आपको कोई डाउट लगता है आप व्हाट्सएप में डालें, ठीक है। और ये इस लाइव क्लास में भी आप कोई भी डाउट लगता है कहीं भी आप डालें, मुझे पर्सनल मैसेज करके डालें कि सर इस प्रश्न में मुझे डाउट है, आप मुझे बता दो। तो जो भी आप लोगों का विचार है, मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूं, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल ट्रेनिंग भी लाइव क्लास की हो चुकी है ऐप वाली, तो वहां मैं कर सकता हूं और कर भी दूंगा। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूं कि वहां पर आपको पूरा मटेरियल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इतना मटेरियल मैं दे दूं कि उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। फिर अपन करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं कि आपका हिंदी साहित्य 2 दिन में पूरा मैराथन 10-10 घंटे की क्लास में आपका हिंदी साहित्य कवर कर दूंगा, जितना पढ़ाना है। कोई बड़ी बात नहीं है एक कोर्स हिंदी साहित्य का, सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर और नोट्स बनाने का मौका मिले, इसलिए तो मैं खुद नोट्स बनाता हूं। मैं खुद जब नोट्स बनाता हूं तो क्या करता हूं कि प्रिपेयर होता जाता हूं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अब उस कुछ क्वेश्चन की कैसे हमें याद करवाना है, कैसे उसकी ट्रिक निकालनी है, जब मैं नोट्स खुद बनाता हूं तो नोट्स बनाने में आधा प्रिपेयर हो जाता हूं। अब जब आधा होता हूं तो क्या होता हूं कि जब वो पढ़ाता हूं तो और अच्छे से बता पाता हूं, है ना। तो थोड़ी सी इसमें वो होती है, आप वीडियो देख लेना, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेट एग्जाम में रेवाड़ी जी सबसे बड़ी टिप्स यही है कि प्रश्न को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना। आपके 2-3 प्रश्न इसमें गलत होते हैं, नहीं और है में। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा, कभी ऐसा नहीं है, तो वहां पर आप गलती करके आते हो जल्दी में कि है पूछा है, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं आपके। उसके लिए आपको ये तैयार रहना है, क्योंकि ये चीज मैंने भी अनुभव की है। प्लस आपको चारों ऑप्शन को हल करना है कि ये है कि नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन को आपको पहले क्या निकालना है, आपको उत्तर अपने आप निकलने देना है।
टाइम आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी साहित्य में ज्यादा वो नहीं लगता है। ठीक है, तो मोनिका जी आप वीडियो देखें वो वाले। ठीक है, 4 बजे नहीं आती अपनी, 5:30 बजे आ रही है अभी। संजय यादव, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए जय हिंद। किसी का कोई भी सुझाव हो, अच्छा लगा मुझे मोनिका जी ने अपने सुझाव तो रखा, कम से कम बढ़िया है, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं आप बोलोग मुझे बुरा, बिल्कुल भी, आप लोग भी सब लोग रखा करें, है ना। इसलिए तो मैं आप लोग से पूछता हूं कि आप लोग अपने विचार रखें। जब अपन पढ़ रहे हैं साथ में तो सभी लोग अपने विचार रखें, उसमें जो सही होगा वो अपन करेंगे, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए बस। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद।